बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान का टॉप का अदारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, तो यहाँ पर टॉप मेरिट के ऊपर यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स को यहाँ पर एडमिशन होते हैं, फिर वो यहाँ पर डॉक्टर्स बनते हैं। और अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत की, तो यहाँ पर एक डॉक्टर के ऊपर 1.25 करोड़ के करीब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो दादोशुमार है, हम आपको बताते हैं कि एक डॉक्टर के ऊपर तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब सरकारी तौर पर ये पैसे लगते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि दादोशुमार सामने आए हैं कि तकरीबन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, तो तकरीबन 150 से ज़ायद ऐसे डॉक्टर जो कि मुख्तलिफ क्लासेस के ये डॉक्टर हैं, वो ये मुल्क छोड़कर चले गए हैं। यानी कि यहाँ से उन्होंने MBBS किया, लेकिन यहाँ पर मज़ीद वो नहीं रहे और वो बैरून मुल्क चले गए हैं। ये एक सवालिया निशान है कि इतनी बड़ी तादाद में ये रुझान बढ़ता जा रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को या पंजाब के अंदर डॉक्टर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, या डॉक्टर्स की यहाँ पर इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं है, या यहाँ पर डॉक्टर्स का फ्यूचर नहीं है, या डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाकर नौकरियाँ करें? इस मामले के ऊपर आज बात करते हैं। ब्रेन ड्रेन, क्या वजह है कि डॉक्टर्स की इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रही है, और एक ही इदारे के 150 से ज़ायद डॉक्टर वो अमेरिका चले गए। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ माहिर इमराज मेदा जिगर डॉक्टर अफान कैसर साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं जी आपको। डॉक्टर मलिक जवेद साहब सीनियर तजिया कर मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर अफान कैसर साहब की तरफ चलते हैं। इनका वसी तजर्बा है और हमेशा ये अपने मुफ्त वीलॉग्स में, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये इस तरह की मामला के ऊपर बातें करते रहते हैं और मामला को उठाते भी रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं, जो MBBS कर चुके हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने जाके, और उन्हें करना भी यही चाहिए था। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है, और एंड दिस इज रियली अप्रिशिएबल। और इस पे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को फख्र करने की चाहिए, क्योंकि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबसे पता नहीं हजारों स्टूडेंट्स USMLE स्टेप्स देते हैं, मैच नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में अगर एक ही इदारे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से 150 बच्चे अमेरिका के, दुनिया के बेहतरीन रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैच हुए हैं, तो ये किंग एडवर्ड का भी फख्र है, ये पाकिस्तान का भी फख्र है। वो वापस आके किसी भी टाइम पाकिस्तान आके सफर कर सकते हैं। तो इस तरह वो आके जब उनका दिल करेगा वो पाकिस्तान आके ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल ब्रेन ड्रेन नहीं मानता, ये ब्रेन गेन फॉर रिटर्निंग बैक टू पाकिस्तान है। इसको इस तरह ना देखें कि ब्रेन ड्रेन हो गया। अलबत्ता जहां तक पाकिस्तान का हालात है वो आपके सामने है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूँ इन 150 बंदों को सलूट मारना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया अपनी यंग लाइफ में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो नहीं जा सका वो फिर क्या करे? जो नहीं जा सका वो फिर इस सिस्टम के धक्के खाए, चपेड़े खाए, लातें खाए, रात इमरजेंसी में अपनी टांगें तुड़वाए। जो सिस्टम के हालात हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और इसमें इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये पिछले सालों से यही है। और आने वाले वक्तों में जिस तरह एग्रेशन बढ़ रहा है, सख्तियां बढ़ रही हैं, मैं आपको बताऊं, जिस रेजिडेंसी प्रोग्राम में ये 150 लोग यंग लाइफ में मैच हुए हैं, ऐसी रेजिडेंसी प्रोग्राम में आपका 45 साल का प्रोफेसर भी ख्वाहिश रखता है कि वो मैच हो जाए और यहां से निकल जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए, कैमकोलियंस के लिए, वहां के स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर फख्र की बात है कि ये लोग अच्छे, दुनिया के बेहतरीन रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैच हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये वापस नहीं आएंगे 150, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, पिछली भी, उससे पिछली भी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी, सबके लिए यकीनी तौर पर लम्हाए फिक्री है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। अब आप लोगों के हॉस्पिटल सेटिंग्स इतने ल्यूक्रेटिव होते, आपके बहुत स्टेट ऑफ आर्ट सेटअप्स होते कि इनको वापस खींच के लाएं। और दर्जनों पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में ऐसे हैं, यूके में एटलीस्ट ऐसे हैं, जो NHS से वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है और इज्जत भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पर एक मैं कहता हूँ VC लेवल का बंदा होता है, एक डिप्टी कमिश्नर, उसकी जो है ना बेइज्जती करके, उसकी हशर नशर करके चला जाता है 2 मिनट में, तो कैमरे लेके ये टिकटॉक कल्चर जो है, तो कौन, मुझे बताएं, इतनी डिसरिस्पेक्टफुल सोसाइटी में कौन पढ़ा लिखा सर्वाइव करेगा? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी है कि ये दुनिया का बेस्ट प्रोग्राम कहा जा रहा है रेजिडेंसी प्रोग्राम, तो इसमें एडमिशन लेना भी एक मुश्किल काम है?
नामुमकिन है तकरीबन। देखें यूएसएमएलई का जो मैच रेजिडेंसी प्रोग्राम है, आप ये देखें किंग एडवर्ड में कौन जाते हैं, कैम्कोलियंस, जी। पाकिस्तान के टॉप ब्रेन्स, बिल्कुल ऐसा ही है। टॉप टॉप के भी टॉप ब्रेन्स, उनमें से 150 लोग मैच हुए हैं, तो बाकी मैच नहीं भी हुए। और ये तो मैक्सिमम नंबर था। इवन इंडियंस ने इस पे आर्टिकल्स लिखे कि ये मेडिकल स्कूल जो है ये क्या कोई अजूबा है, और क्या कितने कुछ जीनियस क्लास यहाँ बैठी है कि 150 बंदे सिर्फ एक ही मेडिकल स्कूल से पाकिस्तान के मैच हो गए। कंसीडर इट, दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस इज अ रिकॉर्ड इंटरनेशनली, ये हो ही नहीं सकता। और थाईलैंड, इसमें नेपाल, डॉक्टर साहब, जी, इसमें जी। हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन है कि इस प्रोग्राम में वो डॉक्टर्स जो बच्चे गए पाकिस्तान हैं। की मेडिकल एजुकेशन पे देखें, मैं भी कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का पढ़ा हुआ और मेरिट पे पढ़ा हुआ हूं। पाकिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी और प्राइवेट भी, ट्रस्ट मी, दे आर स्टिल द बेस्ट एंड नंबर 1 इन मेडिकल एजुकेशन इन द होल वर्ल्ड, आई मस्ट से। क्योंकि देखें, आप लिविंग ह्यूमंस पर सीखते हैं, आपका जो क्रेडिबिलिटी स्कोर है वो बहुत ज्यादा है, और आपके टीचर्स की डिवोशन, स्पेशली जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एक लेगेसी है साला साल की जो कैरी हो रही है। तो इनका जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दे आर द बेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर मलिक जवेद साहब, डॉक्टर फान कैसर साहब कह रहे हैं कि ये एक फ़ख्र की बात है और ये दुनिया का बेस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम है और इसमें एडमिशन होना नामुमकिन है, तो हमें तो फिर इसे जो है वो फ़ख्र होना चाहिए इसके ऊपर। मेरे कॉलेज फेलो हैं, जूनियर, इनके ख़यालात की मैं बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन ये जो डॉक्टरों की हिजरत है ना, ये इसको मैं एक अलमिया ही कहूँगा कि फिर हमारे मुस्तकबिल को ना ये फिर खोखला कर रहा है ये चीज़ें। बिल्कुल बड़ी फ़ख्र की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि ये नहीं, जो है ना, वो यहाँ पर क्या करें जब यहाँ पर वो फ्यूचर नहीं है। देखें आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक इस तरह करूँगा कि अब मेरा अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मैं उसे यही कहूँगा कि बेटे यूएसएमएलई की तैयारी करो या कोई दूसरी चीज़ करें। ठीक है, गवर्नमेंट को इस मामले में इसलिए सोचना चाहिए कि जिस तरह वजूहात है ना, इसकी कोई बड़े सालों से ये चल रही हैं वजूहात कि देखें कम तनख्वाह में जो है ना लोग काम करते हैं, बेरोज़गारी इंतहा पे है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैर यकीनी सूरत हाल है, पता नहीं होता। आपके कुछ प्रोग्राम में पिछली दफ़ा भी हमने इस पर डिस्कशन की थी, जब लास्ट में कि MD-MS के प्रोग्राम को वो रातों रात जो है ना वो अंधेरे में वो पॉलिसीज़ बना के किसी से कंसर्न भी नहीं करते उसको जो है ना वो लागू कर दिया जाता है। और वर्किंग कंडीशन इतनी बैड हैं कि जिसे जो है ना जिस आदमी की जिस मुल्क के अंदर आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने में जो है ना वो एक दूसरे पे सबकत ले जाने का रुझान होगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा। आप देखें ना, हमारी जो बीबियाँ हैं वो जिस तरह काम करती हैं। अब एक लास्टली आपने कुछ जो है ना हफ्ते पहले एक प्रोग्राम किया था हमने, जिसमें KPK की डॉक्टर साहिबा को एक जो है ना बदबख्त ने जो है ना वो तो डॉक्टर फान कैसर साहब भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है जी, ठीक है जी, उसको गोलियां मार के उन्होंने वो कर रिस्पेक्ट दिया नहीं था। है। देखिए लंबी लंबी ड्यूटियां करती हैं बगैर, मैं इस पे काफ़ी आर्टिकल लिख चुका हूँ कि देखिए डॉक्टर के मामले को तो आज तक किसी ने ना उसके साथ स्टेक होल्डर ने आके बैठे हैं ना बात की है कि डॉक्टर जो है ना बगैर खाए पिए, बगैर आराम किए, बगैर जो है ना किसी जो है ना उसके आप कमरे में जाएं, वो कोशिश ये होती है कि डॉक्टर के कमरे में ना तो एयर कंडीशन हो, ना उसके लिए कोई कैंटीन हो, ना उसको किसी ने आज तक ये पूछा कि डॉक्टर साहब आपने खाना पिया है, खाया, आपके घर का क्या मसला है, आपने कोई चाय शाय पी है, आपने को कॉफ़ी लिया है, ठीक है ना। आप 2 मिनट के लिए आप अमेरिका या इंग्लैंड में जाए ना जी, वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उनको सुबह अगर 9 बजे ड्यूटी करने आते हैं, 5 बजे तक वो जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो उसमें सिर्फ वो 8 से 10 मरीज चेक करते हैं। ऐसे और हमारे डॉक्टर साहबान जो है वो 200 मरीज एक बंदा जो है ना ओवर बर्डन करता है। और मैं पहले भी एक इस पे लिख चुका हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की जो शरह है वो मेडिकल कॉलेज की तलबा के अंदर, हमारे पाकिस्तानी बच्चों के अंदर आ रही है। जिन्ना अस्पताल लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर नौजवान डॉक्टर जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, उसके अलावा 2 डॉक्टर और है, वो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चले गए। देखिए मैं जब कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में पढ़ता था, हमारे सीनियर थे फाइनल ईयर के अंदर, उनकी जो लास्ट जो है ना हैंग कर रही थी, उसको मैं 119 नंबर कमरा था गजाली हाल में, मैं उसको भूल नहीं पा सकता ना आज तक। एक और हमारे सीनियर थे, उन्होंने जो है ना इसी तरह सुसाइड कर ली। तो जो है ना वो किसी और के बच्चे हैं, ठीक है ना। हम बिल्कुल इस पे जो है ना हम इसकी पजीराई कर रहे हैं कि जी बिल्कुल स्कोर बहुत अच्छा है
और जी भूटान हो या नेपाल हो या साउथ एशिया के अंदर हमारे बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा अचीव किया इस चीज़ को, और बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अगर दूसरी तरफ हम दूसरे एंड पे हम देखें या दूसरी तरफ इसको हम गौर करें तो ये हम अपनी जो है ना पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह के हालात पैदा करके कि कल का हमारा इलाज फिर किसने करना है। देखें डॉक्टर साहब अफान बिल्कुल ही इज एब्सोल्युटली राइट कि वो कब लेकिन वापस वो कह रहे हैं आएंगे। कि यहाँ पर आर्टिकल लिख दिए गए हैं कि एक ही जो कॉलेज के मेडिकल यूनिवर्सिटी के इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की रेजिडेंसी प्रोग्राम में एडमिशन कैसे हो गए, देखिए मियाँ साहब इंडक्शन कैसे होगी। हमारे जो जनूबी पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस के ना वहाँ पे FCPS करने का, FCPS पार्ट 1 करने का बड़ा रुझान था। ये जो किंग एडवर्ड मेडिकल या जिसे कैमकोलियन कहते हैं, इनके अंदर ना इनका पहला इनका जो है ना ये दाखिला लेते हैं तो इनके दिमाग के अंदर ये एक बात जो है ना डाल दी जाती है कि आपने यहाँ नहीं रहना, USMLE करके चले जाना। अब सवाल ये है कि इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं और क्या हम इनको एक्सपोर्ट करने के लिए हमने जो है ना ये डॉक्टर पैदा करे हैं, वो यहाँ से करके जो है ना वो बाहर चले जाएँ। मेरा सवाल तो एक ये है। लेकिन सवाल भी बड़ा अजीब सा ये है कि हम किस तरह सवाल करें कि निज़ाम की इतनी तलखियाँ हैं, निज़ाम के इतने मसाइल हैं कि वो बेचारे फिर बच्चे वो क्या करें। फिर बच्चे जो है ना उनको जब 40-40 हज़ार पे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सरकारी में 1.5 करोड़ लगा के जो है ना वो आएंगे, उनको कोई नौकरी नहीं देगा। इवन के जो है ना वो मिनिस्टर साहब के बारे में, ख्वाजा साहब के बारे में उनसे अक्सर रहती है उनसे बात, उन्होंने कहा वो PMDC में उन्होंने बात की, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके बात की कि यार डॉक्टर साहबान जिसे आप क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं, वो यार उसका कोई परेशानी हाल तो बने, उनको कोई तनख्वाह तो इज्जत से दे। इतनी तनख्वाह तो एक चपरासी की भी है, इतनी तो जो चपरासी जो है ना वो रिटायर होता है उसको पेंशन मिल जाती है। तो ये आप क्या इससे सलूक कर रहे हैं, वो सलूक का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और फीमेल के अंदर आप देखें कि फीमेल के जो है ना हिरासी का कितना हमारे यहाँ सामना करना पड़ रहा है यहाँ बच्चियों को हमारे, कि अब आप जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे थे कि वो उनके नंबर ख़त्म कर दिए गए हैं कि जो है ना वो जब उनको दाखिला MD-MS में मिलने के जब वो जो देहात में काम करती थी उनको यकमुश्त ख़त्म कर दिया। तो वो जो के नंबर थे ईद शब रात में जब वो ड्यूटियाँ करती हैं अपना सब कुछ जो है ना वो छोड़ के जाती हैं, शादी गमी में भी वो शिरकत नहीं करती, वो जाती हैं, फिर आप उनके साथ ये सलूक करती हैं, तो फिर वो आपके क्या आपके कसीदे पढ़ेंगे, आपके जो है ना हक में कोई आर्टिकल लिखेंगे, आपके हक में को प्रोग्राम करेंगे, वो लुडियाँ डालेंगे, फिर उसका रिजल्ट यही आएगा जो लाहमाला जो है ना ये आ गया है। तो मियाँ साहब बात ये करने की है कि ये डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, लेकिन आप एक दूसरे एंगल पर नोट करें तो हम लॉस भी कर रहे हैं कि हम अपने जो सबसे कॉम्पिटेंट लोग हैं वो कॉम्पिटेंट लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पे देखें अमेरिका के अंदर उनको सेफ्टी है, मतलब हर चीज़ की उनकी जो ट्रेनिंग वहाँ भी है उनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जाते कुछ नहीं होगा जी। 4 साल की जो ट्रेनिंग वो कर रहे हैं तो उनको उनकी पसंद की रेजिडेंसी में तो जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फ़ान कासर साहब आपसे सवाल है सीधा सादा, पहले भी करने की कोशिश की लेकिन आपका जवाब आया, लेकिन ठीक है वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1.25 करोड़ बताया जा रहा है, हमने इसके ऊपर डाटा निकाला है कि एक डॉक्टर के ऊपर जो है वो पैसे लगते हैं और 150 के करीब डॉक्टर चले गए हैं और 200 करोड़ तो हमारा चला गया। तो हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरियात डॉक्टर को देनी चाहिए कि वो कभी सोचे ना कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएँ? अच्छा, अब बात खुली गई है तो मुझे ये बताएं मियां नवीद साहब, आप ये चीजें कवर भी करते हैं, एक बंदा सारी जिंदगी यहाँ स्ट्रगल करे, उसके बाद वो सेंट्रल इंडक्शन में मारा जाए। अच्छा, सेंट्रल इंडक्शन में आपकी ब्यूरोक्रेसी की आकड़, उसका वहां बैठे हुए एक क्लर्क की आकड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोहे के बेंचों पर ये 20वें 21वें ग्रेड की प्रोफेसर डॉक्टर की मिट्टी रोल देते हैं। आपको लगता है कि ऐसे सिस्टम में सर्वाइव करना चाहिए? आपकी ब्यूरोक्रेसी की आकड़ ने पाकिस्तान के मेडिकल हेल्थ सिस्टम की असल कमर तोड़ी है और इस पर कोई बात नहीं करता। चाहे आपके AC हो, DC हो या अस्पताल में जाएंगे एंड दे एक्ट। मुझे अफसोस इस बात का, इस चीज को इनकरेज किया जा रहा है, इस टिकटॉक कल्चर को इनकरेज किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं कि वहां मेडिकल ऑफिसर, मैं कहता हूं बाहर BHU के बाहर फिरने वाले कुत्ते की औकात उस BHU के मेडिकल ऑफिसर से ज्यादा कर दी जाती है। इतना बुरा हाल किया जाता है BHU में किसी मेडिकल ऑफिसर का, वो पढ़ा लिखा स्पेशलिस्ट बनने की ख्वाहिश रखता है, एक डॉक्टर होता है, क्या हाल करता है उसका माशरा। फिर MLCs की वो ब्लैकमेलिंग सहते हैं, फिर खवातीन यही ब्यूरोक्रेसी के आते हर तरह की हरासगी सहती हैं, हत्ता कि वो प्रोफेसर रिटायर भी हो जाए तो अपनी पेंशन के पैसों के लिए वो 20-20 घंटे बाहर बेंचों पे बैठा रहता है। डू यू थिंक कि इस किस्म की औकात लेने के लिए वो यहाँ रहेगा और इस सिस्टम में सर्वाइव करेगा?
मैंने कब का गवर्नमेंट जॉब को लिटरली ठोकर मार दी और अपनी इंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो किया। इसी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर मैं इस सिस्टम में गवर्नमेंट के हवाले हो जाता, मेरे अम्मा अब्बा दोनों प्रोफेसर रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट से, जी जी बिल्कुल, मेरे से ज्यादा ये लोहा बेंच कल्चर किसी ने नहीं देखा। ठीक है, ये जो ब्यूरोक्रेसी की आकड़ है, जिस आकड़ को इतना ज्यादा फ्लरिश किया जाता है इस मुल्क में, उसने डॉक्टरों की कोई कदर नहीं छोड़ी। और अब ये और बिगड़ गए हैं, जिस तरह इसराइल काबू नहीं आ रहा ना, इस तरह ये भी और बिगड़ते जा रहे हैं कि इनको आप ये अब 10-10 कैमरे लेकर अंदर जाते हैं, किसी बड़े से बड़े प्रोफेसर की छितरौल करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके क्लिप्स बना के टिकटॉक पे डालते हैं जैसे वो कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर या प्रोफेसर नहीं है। और शय दी जाती है आम आवाम को कि तुम भी जाओ, रात को 3 बजे तुम निकले ले निकले थे सब्जी, तुम इमरजेंसी पहुंच गए हो खाली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने, और एक फीमेल डॉक्टर बैठी है जिसका काम था किसी को कार्डिक केयर देना, वो कार्डिक केयर नहीं दे सकती क्योंकि उसने तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करने आया, तुम तो भिंडी लेने निकले थे, और अब वो नहीं चेक कर रही तो उसका सर फाड़ो और टिकटॉक बनाओ और उस टिकटॉक को सोशल मीडिया पे डाल के वायरल करो, क्योंकि तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी भी यही करती है। तुम्हारी बड़ी से बड़ी एलिगेंट ब्यूरोक्रेसी भी अपना गुड इमेज रखने के लिए डॉक्टर को जलील करती है, टीचर को जलील करती है। हमें अच्छा लगता है हमारे साथी की आगे पैंट उतार के चले जाते हैं 2 मिनट में, वो बेचारे दरबान की तरह व्हाइट ओवरऑल पहने, जो है एक डीसी ने आना होता है, रेड कारपेट एंट्री देते हैं जैसे ट्रंप को एंट्री दी जा रही है पाकिस्तान में। दिस इज नो वे आउट। तो इस रिस्पेक्ट की खातिर रुकेंगे? आप बड़े से बड़े इदारे बना दें, आप पीकेएलआई जैसे 100 इदारे बना दें, लेकिन जब तक आप इसको ब्यूरोक्रेसी की आकड़ के चंगल से नहीं निकालेंगे, डॉक्टरों को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये सिस्टम तरक्की नहीं कर सकता। फिर ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, फिर सिस्टम कौन ये ठीक कर सकता है, कौन चलाए ये? आप मुझे ये बताएं, इंडस अस्पताल का मैंने सिस्टम विजिट किया, पर्ची लेस सिस्टम है, वहां मरीजों के इलाज भी हो रहे हैं, डॉक्टरों को टिका के तनख्वाह भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये सारे गवर्नमेंट अस्पतालों को आप भी ज़कात फितराने खैरात के हवाले कर दें, वो तो वहाँ डॉक्टर भी खुश हैं, आप जाके पूछें, दे आर हैप्पी। वहाँ किसी की जरूरत नहीं है इंडस में जाके बदतमीजी करे कोई मरीज किसी डॉक्टर से, शीशे भी नहीं टूटते। जी जी बहुत। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं बना सकते सिस्टम? ये क्योंकि इधर ब्यूरोक्रेसी है, इधर फाइलें को पहिए लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी, आपकी ब्यूरोक्रेसी ट्रेंड नहीं होगी। इंडस में करप्शन नहीं है, उन्हें पता है भाई ऊपर अल्लाह हिसाब लेगा अगर हमने 2 रुपए इधर से उधर, इधर कब्रें भूली हुई में। तो फिर डॉक्टर्स भी मुलव्वस हैं, बहुत सारे अस्पतालों के एमएस साहिबान, और जो है वो मैं सारे नाम नहीं लेता, कई लोग शामिल है इसमें तो फिर डॉक्टर्स भी शामिल है। बताएं, यही सिस्टम है ना, आपका सिस्टम करप्ट है। मोटरवे पे आप गाड़ी चलाएं 150 से ऊपर, मैं कहता हूं आप शाहरुख खान भी जा रहे हैं तो आपका पर्चा काटेंगे, वो नहीं बख्शते। तो आप क्यों लूप होल्स रखते हैं? अगर आपके सिस्टम के अंदर भी करप्शन हो रही है, उसके कसूरवार भी आप खुद हैं। डोंट से दिस। अगर किसी जगह पर जो है बहुत सारी तवाइफें इकट्ठी हुई हैं और उस मोहल्ले में रेड लाइट एरिया बन गया है, तो उस मोहल्लेदार बराबर के कसूर है, बिकॉज उन्होंने उस सिस्टम को इनकरेज किया है। ये नहीं आप कह सकते कि फलाना डॉक्टर, 5 उंगलियां कहां बराबर हैं। आप अपने एक इदारे का नाम दे दें जहां आप कहें जी 5 उंगलियां एक बराबर हैं। कोई इदारा आपका ऐसा नहीं है। इस मुल्क में हर इदारे में करप्ट लोग बैठे हैं, तो वो सिस्टम आपका सपोर्ट करता है ना। असल में तो सिस्टम करप्ट है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, डॉक्टर क्या होता है? तो फिर आपका ब्यूरोक्रेट करप्ट नहीं है। कौन ठीक करे? यही तो हमने वही तो सिस्टम और निजाम के अरबाब इख्तियार है पिछले 70-80 साल से। मैं इस गवर्नमेंट को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पिछली सारी गवर्नमेंट्स को ब्लेम करूंगा जिन्होंने अस्पतालों को सिर्फ अपनी तमाशबीनी की अमाजगाह बनाई रखा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब यहां आओ, टिकटॉक बनाओ, शीशे तोड़ के बना ले मरीज या अटेंडेंट, या कोई ब्यूरोक्रेट आके कुत्ते हाल करके किसी प्रोफेसर का तब बना ले और अपनी इस चीज को सामने रखें। भाई अगर एक बंदा सफेद कोट पहन लेता है और वो शरीफ आदमी है, इट डजंट मीन कि आप आके उसको जलील करके चले जाओ। आप जब ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे, कोई भी शख्स आपके निजाम में काम करने को रेडी नहीं होगा। मैं कहता हूं 150, ये 1500 भी जाते, मैं इनको सलूट करता, इनके हाथ भी चूमता, इनके पैर भी चूमता। इन्होंने बिल्कुल ठीक किया पाकिस्तान छोड़ के, बिल्कुल करंट सिस्टम है। डॉक्टर साहब एक और आज बता ही दें, आपने सरकारी सेक्टर छोड़ा और प्राइवेट सेक्टर में आप गए, तो ये बहुत कम लोग स्टेप लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि 20 साल से 18 साल से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या मेडिकल ऑफिसर हैं, वो सरकार के साथ ही चिमटे हुए हैं। तो क्या उनको मैसेज देंगे कि किस तरह सर ग्रो कर सकते हैं? हमने जनूबी पंजाब में 10 कामयाब लिवर के ट्रांसप्लांट किए हैं, लोधरा में, ठीक है, एक पसमानदा तरीन इलाका है, प्राइवेट किए हैं, और उनको अब गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड पे फंड कर रही है। मिनिस्टर साहब जो ख्वाजा साहब हैं, सलमान साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे डायरेक्टली सपोर्ट किया है, मुझे भी और शाहिदा इस्लाम को भी।
जब आप अपना प्राइवेट में सर नाम बुलंद कर लेते हैं ना, फिर गवर्नमेंट बाउंड होती है, वो आपको इज्जत भी देती है और पैसा भी देती है। जब आप इनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं ना, तब आपको इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अपना नाम पैदा करें। हर डॉक्टर को चाहिए, अगर वो इस सिस्टम में रहता है, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करे, जैसे तैसे कर सकता है, बेशक मुल्क से बाहर करके आ जाए, अपने आप को ब्रांड बनाएं, एंटरप्रेन्योर बने, अपने आप को साबित करें। और मैं आज आपको बता दूं, मेरी कमाई की सोर्स मेरे प्राइवेट सेटअप्स नहीं है। मेरी अर्निंग रिसोर्सेज जो थी वो मेरी ब्रांडिंग थी, मेरा मीडिया था, या मेरे वो हेल्थ के ब्रांड्स थे जो इंटरनेशनल भी चले गए और इंटरनेशनल पाकिस्तान में ले आए। अगर मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट 9 to 5 की जॉब पे बैठा होता तो मैं कहता हूं मैं खुदकुशी कर रहा होता। ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था। हमारा सिस्टम भाई बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। दिहाड़ी पे डॉक्टर लिए जा रहे हैं और इस सिस्टम में गवर्नमेंट सेटअप में काम करना यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल बना दिया गया है। और अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा, मैं ये बात कसम खा के कह रहा हूं, आपके किसी सरकारी अस्पताल में आपको कोई टैलेंटेड डॉक्टर नहीं मिलेगा, सारे चापलूस चमचेबाज मिलेंगे। आपको कोई स्किलफुल प्रोफेसर आने वाले 10-15 सालों में किसी बड़ी पोस्ट पे नजर नहीं आएगा, सिर्फ चापलूस होंगे। तो अगले आने वाले सालों में ये सिस्टम जो है वो आप चलता देख रहे हैं? आखिरी सवाल है आपसे। मैं सिस्टम चलता देख रहा हूं। इस चीज में मैं एक हैट्स ऑफ दूंगा, और वो हैट्स ऑफ ये है कि जहां तक मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है, सीएम करंट का, उनके इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं और वो हेल्थ के लिए वाकई ही, स्पेशली इन्होंने जो सुथरा पंजाब किया है और प्राइमरी सेक्टर पे जो काम किया है और स्पेशलाइज सेक्टर में इन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया है लिवर ट्रांसप्लांट को, बाकी ट्रांसप्लांट्स को और पीकेएलआई को, तो शी इज डूइंग ग्रेट जॉब। लेकिन अगर ये ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा अपने दायरा प्रकार लगा के दायरे में चलना सिखा देंगी ना, तो और ब्यूरोक्रेसी की कम सुनेंगी और अपनी ज्यादा करेंगी और अवाम की ज्यादा सुनेंगी और स्टेक होल्डर्स की ज्यादा सुनेंगी। स्टेक होल्डर्स कौन है? अच्छे क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। तो तब सिस्टम जरूर कामयाब है। और इंडस के मॉडल को फॉलो करें। मैं अगर मुझे गवर्नमेंट में कोई भी मेरी पोजीशन होती, मैंने इंडस के पूरे सिस्टम को लाके कॉपी पेस्ट कर देना था अपने गवर्नमेंट अस्पतालों। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक जवेद साहब, आप क्या कहेंगे? अब आपने सारा कुछ सुन लिया है। मेरे साहब, डॉक्टर अफान ने बड़ा जो है ना तफसीलन चीज़ बता दी। उस देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर साहब जो है ना वो सारा मलबा जो है उन्होंने डाला ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी में डेफिनेटली हमें भी पता है कि जो है ना क्या सलूक डॉक्टरों के साथ किया जाता है, लेकिन सारे जो है ना वो लोग अच्छे भी लोग हैं, बड़ा अच्छा काम करके भी गए हैं। ये जो सारी इस वक्त पॉलिसीज़ जो है ना बनाई जा रही हैं, डेफिनेटली वो ब्यूरोक्रेसी उसको लागू करती है ना। उसमें कसूर हमारे, मैंने कहा है कि वो हमारे जो वाहिद प्रोफेशन है जिसमें सबसे बड़ी जो है ना लेग पुलिंग हमारे प्रोफेशन के अंदर है। ये पॉलिसी जो है ना वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। हमारे डॉक्टर ही उनके कान जो है ना भरते हैं, हमारे डॉक्टर ही हम सबको डिग्रेड करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब कोई DCAC या कोई जो बंदा आता है उनके जो है ना कपड़े उतारता है या उनकी बेइज्जती करता है, तो ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये क्यों नहीं अपनी नौकरियों की कुर्बानी देते? कोई भी उनको क्यों इस तरह की मिसाल कायम नहीं करता कि जनाब हमारी इज्जत को तार-तार ना किया जाए? ये खुद ही मौका देते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे मालशियों पॉलिसियों और चापलूसों की जाना, ये हम आज गए हॉस्पिटल जो है ना, जो काम करने वाला बंदा उसको बिल्कुल काम नहीं करने दिया था, और जो बल्कि काम करता है अगर उसको तंग किया जाएगा तो जो है ना उसके खिलाफ जो है ना PM पोर्टल पे एप्लीकेशनें भी आ जाएंगी, उसके खिलाफ इंक्वायरियां भी हो जाएंगी। नहीं, लेकिन एक बात तो डॉक्टर फारूक कैसे ने ठीक की है कि ये जो वीडियो क्लिप बना के टिकटॉक और डॉक्टर्स को इस तरह जो है वो झाड़ा जाता है और जनाब वो सारा फिर वायरल होता है, तो ये कौन सा तरीका है? देखिए ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये तो जो है ना जागसाई वाली बात है ना कि आपने टिकटॉक कल्चर को जो है ना फरोग दिया जा रहा है। गलती की है तो सरकारी ऑफिशियल तौर पर आप उसको सजा दें, लेकिन कैमरे के सामने ला के टिकटॉक बना के या फिर जो है वो फेसबुक के ऊपर इधर उधर जो वीडियो बनती हैं, तो वो तो मेरा ख्याल उससे तो मामला खराब हो गया। सोशल मीडिया के ज़माने में जो है ना हर बंदा ही जो है ना आजकल जो है ना वो आपको पता है ना कि वो क्या सिलसिला चल रहा है। रेटिंग के चक्कर में पता नहीं हम अपनी अखलाकियात को भी जो है ना भूल जाते हैं। देखिए वो जो डॉक्टर साहबान है ना वो बेचारे इलाज करते हैं ना, वो बदबख्त जब इलाज करती हैं उन्हीं को जूते मारते हैं ये लोग। हमारी बड़ी अजीब सी कौम है, ठीक है ना। अब आप PIC में चले जाएं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं, जान बचाने वाले डॉक्टर भी यही होंगे और उनके गिरबान भी यही लोग पकड़ते हैं, बेइज्जती भी उन्हीं लोगों की होती है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है जी कि ये अगर चले गए हैं ना ये, तो ये उन्होंने अच्छा किया।
देखिए आप एग्री करते हैं? डॉक्टर साहब की बात मैं उनको निगेट नहीं करूंगा, मैं उनको उनकी बिल्कुल बात को वो नफी नहीं लेकिन आप ये करूंगा। कहते हैं कि यहाँ भी सिस्टम ठीक करें। देखिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें या उस रोड को आप बंद कर दें, ये इसका कोई हल नहीं है ना। हम पैसे खर्च करके मतलब बाहर भेजते जाएं डॉक्टर जो है ना, ये फिर कल मुझे एक बात बताए ना, वो डॉक्टर जो बाहर चले गए हैं, अच्छा तालीम भी हासिल करें, कुछ लोग कह रहे हैं जी रेमिटेंस भी वापस आएंगे जी, पैसा बड़ा आएगा जी, हमारे मुल्क का नाम बनेगा, बन रहा है, वो भाई कल फिर हमारा इलाज यहाँ कौन करेगा। और दूसरी बात है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जब इस तरह के हालात चल रहे हैं, जब डॉक्टर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि प्राइवेट आप हॉस्पिटल के अंदर जो है ना अपना नाम पैदा करें, तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट को भी इस तरह का जो है ना मॉडल लाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बीबी साहिबा जो है ना अच्छा काम कर रही हैं बिल्कुल, लेकिन कम से कम जो है ना ये जो चीज़ है ना, जिस तरह डॉक्टर अफान ने जिस बात की निशानदेही की है कि वो बेंच जो कल्चर है और जो इज्जत नफ्स जो है ना मजरूह की जाती है जो है ना सरकारी इदारों के अंदर, कम से कम वो ना किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक जवेद साहब। डॉक्टर फान कैसर साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहरहाल नाज़रीन ये मामला है और 150 से ज़ायद डॉक्टर जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो है वो, और यूनिवर्सिटी भी ये है, यहाँ से फारगुल तहसील हुए, MBBS किया और वो अमेरिका चले गए। ये एक मामला है, हमने इस मामले को उठाया। डॉक्टर फान कैसर ने कहा जी अच्छा कदम है। डॉक्टर मलिक जवेद साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भी जो इतनी सहूलियत पैदा करें कि जो हमारा नुकसान, और फिर हमें किसने, हमें कौन से डॉक्टर्स जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा कौन अपनी सर्विसेज हमें देंगे। तो ये एक नुकसान है यहाँ पर कि हम 1.25 करोड़ रुपए एक डॉक्टर के ऊपर तो लगाते हैं, लेकिन बाद में वो अगर चले जाते हैं यहाँ से, तो ये भी एक नुकसान है। नाज़रीन मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी की नाकामी, किसका कसूर, क्या मामला हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन हम बात करेंगे सेशन कोर्ट लाहौर की, और किस तरह जो है वो मुल्ज़म असला समेत जो है वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, फायरिंग की, और उसके बाद अपने मुखालफिन के ऊपर फायरिंग की। मामला क्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के वाक़यात अगर अदालतों के अंदर होते रहेंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सिक्योरिटी की नाकामी क्यों हुई? और वैसे तो जो है वो अदालतों के अंदर ऐसा बिल्कुल वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अक्सर औक़ात इस तरह के वाक़यात साल में एक आधा दफ़ा होता देखते हैं। तो ये मामला है कि लाहौर सेशन कोर्ट के अंदर एक बंदा असला समेत कैसे दाखिल हुआ, क्या वाक़या हुआ, और इस पूरे मामले के ऊपर मेरे साथ मौजूद है जी नसीर कंबोज साहब, माहिर कानून। वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। और मियाँ इरफान अकरम साहब, माहिर कानून, वो भी मेरे साथ शामिल है। सबसे पहले नसीर कंबोज साहब, क्या मामला क्या है, किस तरह ये असला वहाँ पर जो है वो स्कैनर भी लगे हैं, चेक भी किया जाता है, फिर भी असला समेत जो है वो मुलज़म अंदर चला गया, अपने मुखालफिन के ऊपर फायरिंग कर दी? जी मेरे वाक़या बता दे, कौन है, क्यों फायरिंग की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लाहौर सेशन कोर्ट लाहौर में रूनुमा हुआ। ये एडिशनल सेशन जज हैं सैफुल्ला हंजरा, उनकी अदालत के बाहर जो है ये वाक़या हुआ। बेसिकली थाना रायवंड-सिटी में एक मर्डर केस जो है वो दर्ज हुआ था, और उस केस की पेशी थी जिसमें मुल्ज़मान जो थे उसमें पेश होने थे साद और फैज़ान। और ये जो शूटर है इसका नाम है नदीम, और ये इसको क्योंकि बाद में पकड़ा भी गया, इससे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो गया। तो इसने यही स्टेटमेंट दी है कि मेरा इनसे जिनको मैंने फायर मारे हैं, साद को इसने 3 फायर मारे हैं, और ये कहता है मेरा टारगेट फैज़ान था। फैज़ान क्योंकि पुलिस कस्टडी में था, वो हिरासत पेश नहीं हुई थी, तो इसने जो है साद पे 3 फायर किए, और 1 फायर इसने उस्मान नामी जो था किसी और केस में मुलज़म था, जो कि उसका इस केस से ताल्लुक नहीं था, उसको भी फायर लगे, और उसको फिर मौके पे जो था ये नदीम शूटर जो था इसको जो है वो वहाँ पे पकड़ लिया गया पुलिस की तरफ से, और फिर इसके से वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लिया गया। इसने यही स्टेटमेंट दी कि ये जो थाना रायवंड-सिटी में FIR दर्ज थी मर्डर की, इसके जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसके बिहाफ पे मैंने ये फायरिंग की है, या मैंने जो साद को जख्मी किया, या जो मेरा टारगेट फैज़ान था, या उस्मान जो जख्मी हुआ है वो किसी और केस का मुलज़म था, तो वो जो है वो भी राहगीर के तौर पे जो है वो उसको
गोलियां लगी। तो मैं समझता हूं कि ये इंसिडेंट जो है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी के पे जो है सेशन कोर्ट या अदालतों हर साल होता की है सिक्योरिटी जो है हर पूरे साल भी पंजाब में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए अदालतें जो हैं वो वकाला का घर है, सेशन कोर्ट होगी, सिविल कोर्ट होगी, वकाला जो है वहां पे अदालतों में पेश होते हैं और वहीं पे वकाला की सिटिंग प्लेसेस होती हैं। तो कोर्ट प्रेमिसेस में अदालत के टाइम में वकाला मौजूद होते हैं और मैं समझता हूं कि वकाला जो हैं उनकी जो सिक्योरिटी ऑन स्टेक है या वहां पे जो अदालतों में काम करने वाला अमला है या आम साइलीन जो अदालतों में आते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें कि अदालत में जो शूटर है उसका वॉक थ्रू गेट से असला लेके अंदर जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वहां पे जो सिक्योरिटी बैठी होती है, पुलिस जो सर्च करती है, जामा तलाशी लेती है, वो जो है वो वहां से भी वो गुजर गया और वो जामा तलाशी लेने वाले या सिक्योरिटी वाले जो पुलिस वहां पे बैठी थी उनको भी मैनेज किया गया होगा। और उसके बाद जो है फिर वो शख्स जो है वो उसने बाहिफाजत जो है बसर वहां पे उसने फ्रीली जो है वो एक्टिविटी की है, अपना टारगेट किया है। और इस इंसिडेंट में तो ये शूटर जो है वो पकड़ा गया है। तो पहले जो है वो जो इंसिडेंट होते हैं उनमें मोस्टली में देखा है कि शूटर अपनी कार्रवाई करके या जो भी अपने मुखालिफ को मार के बाहिफाजत यहां से निकलने में, फरार होने में भी कामयाब हो जाते हैं। लोग अदालतें हालांकि इंसाफ की जगह हैं, यहां लोगों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए और लोगों को यह तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि अदालत के प्रेमिसेस के अंदर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां अदालतों में लोग आके अपने टारगेट को आसानी से टारगेट करके जो है वो अपने बदले या अपनी दुश्मनियां जो है वो पूरी करती हैं। लेकिन इस पे मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे जो है वो इमीडिएटली जो है वो नोटिस लिया है और इससे सेशन जज लाहौर से और आईजी पंजाब से जो है वो रिपोर्ट तलब की है। और इसमें चीफ जस्टिस साहबा जो है वो उनकी अदालतों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है और चीफ साहबा की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहिबा को इस पे जो है वो अब एक जुडिशियल कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी करा के कि क्या लूप होल्स हैं, किनकी बना पे जो है वो ये इंसिडेंट होते हैं और लोग जो है वो इंसिडेंट करते हैं और करने के बाद बाहिफाजत अदालतों के प्रेमिसेस से निकल जाते हैं। अगर अब चीफ जस्टिस साहबा ने जिस तरह नोटिस लिया है, आई होप कि इसकी बाबत जो है जो भी सिक्योरिटी निज़ाम में खामियां हैं उनको पॉइंट आउट किया जाएगा और मुस्तकबिल में जो है वो सिक्योरिटी जो है वो उसमें जो खामियां है उसको दूर करके जो है वो नाफिज किया जाएगा। जी मियां इरफान अकरम साहब, आप क्या कहते हैं? इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। यहाँ पर तो इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पर नाकिस सिक्योरिटी और असला समेत जो है वो किस तरह लोग अंदर चले जाते हैं और फिर जो है वो फायरिंग करना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या कहेंगे आप? सर देखें, बात पता क्या है कि मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल साफ शफाफ सिक्योरिटी फेलियर है। हमारे जितनी भी कोर्ट प्रीमिसेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, उसमें जितने भी गेट हैं उस पर वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं। वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात होती है। वो ना सिर्फ उस गेट से गुजरने के बाद वो आपकी जामा तलाशी भी लेती है, लॉयर्स की भी लेती है और आम पब्लिक की तो वो लेती ही है। वहाँ पर स्कैनर्स भी लगे हुए हैं। वहाँ पर अगर कोई पर्स या बैग लेके आए तो वो भी स्कैनर के थ्रू गुजरता है तो फिर अंदर प्रीमिसेस में जाया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बगैर किसी मिली भगत के, या अगर मिली भगत नहीं है तो इतनी कोताही कि एक बंदा असला लेके कोर्ट प्रीमिसेस में चला गया। लेकिन ये जो जज साहब हैं या इनके अलावा इस वक्त 4 ऐसे जजेस हैं सेशन कोर्ट में जिनके पास सिर्फ मर्डर ट्रायल्स लगते हैं और मर्डर ट्रायल्स में ये बहुत रिस्क होता है कि ना सिर्फ हमने पिछले ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि उन्होंने मुखालिफ पार्टी को तो जो मारा वुकला को भी गोलियां मारी हैं और इसमें वुकला भी जख्मी हुए हैं, वुकला की शहादत भी हुई है इसमें। तो अगर हम इसका सदेबाब तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ तो एक खौफ का अंसर फैल जाएगा और लोग मर्डर ट्रायल्स में पेश होने में या जजेस अगर है तो इसका मतलब जजेस भी सिक्योर नहीं है। यहाँ पिछले साल एक वाकया हुआ था जिसमें कोर्ट के अंदर जज की मौजूदगी में जज के बैठे हुए बंदे ने वहां पर फायरिंग करके बंदा मार दिया था। उसके बाद बहुत हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन उस हाई अलर्ट का क्या फायदा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मामला फिर उसी नहज पे आ जाते हैं। उस बंदे के लिए बहुत आसान था कि वो पार्टी अगर सेशन कोर्ट से बाहर निकलती वो वहां पर फायरिंग करके तो वो वहां पर भी अपना बदला ले सकता था। लेकिन क्योंकि सेशन कोर्ट की अदालत में हर बंदा थोड़ा
फ्री स्टेट ऑफ माइंड में खड़ा होता है, उसको ये उसके ज़हन में भी नहीं होता कि यहाँ पर ये वाकया हो जाएगा, इसलिए शायद टारगेट उनके लिए आसान हो जाता है। और क्योंकि पहले इसमें जो वाकया हुए हैं उसमें लोगों ने फायरिंग करके और वहां से निकलने में भी कामयाब हो गए। आज चले एक बेहतर काम ये हुआ है कि वो बंदा ना सिर्फ अरेस्ट हो गया बल्कि अब उससे जब भी पूछ प्रतीत होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या उसने किस तरह असला अंदर लेके गया, या किसी की मिली भगत थी, या उसने कैसे इसको मैनेज किया है, ताकि वो जो भी लीकेज थी या जो कमजोरी थी सिक्योरिटी की वो उसको फिर ठीक किया जाए और आइंदा इस तरह के वाक़े का सदुपयोग किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा बहुत जीरो टॉलरेंस है उनके इस मामले में। हाई कोर्ट के अंदर भी क्योंकि वकला की गाड़ियां अंदर आती हैं उसको भी पूरी तरह स्कैन भी किया जा सकता है, उसका मेटल डिटेक्टर्स भी पुलिस वालों के हाथ में होता है, और अगर हाई कोर्ट बार का स्टिकर ना लगा हो तो वो गाड़ियां अंदर नहीं आने दी जाती। ये हम उनके साथ पूरा ताउन करते हैं क्योंकि ये सब कुछ हमारी ही जान की हिफाजत के लिए। इसमें सबसे बड़ा रिस्क उन वकला का है जिन्होंने रोज यहाँ आना होता है, और अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप किस तरह इन मामलात को चलाएंगे। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि लोग इंसाफ को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें और अपने बदले खुद एक दूसरे को मार के निकालना शुरू कर दें। इसमें थोड़ी हमारी कमजोरी ये भी है कि ट्रायल्स में भी डिले होता है, शायद मामलात भी डिले होते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद ये जो अगर ये इमेज बनना शुरू हो गया कि हमें अदालत से इंसाफ नहीं मिलना, हमने खुद इसका बदला लेना है, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी जुडिशियल सिस्टम की। इसलिए इसका इमीडिएटली ना सिर्फ सदेबाब करना बल्कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है मियां साहब, साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नसीर कंबोज साहब, ये बताएं कि सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप तजवीज़ दें। देखिए, आप इस चीज़ को देखें कि सेशन कोर्ट में एक तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, लेकिन ये जो सेशन कोर्ट की या अदालतों की, देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, नफरी की ज़रूरत के साथ साथ ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो नफरी जो है वो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अदालतें शहर के सेंटर में होती हैं और पब्लिक प्लेस है एक तरह से, और आवाम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, तो अदालतें जो है सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एक वल्नरेबल मसलन होती हैं कि इनके साथ यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक तो अदालतों के लिए एक स्पेशल फोर्स का क़याम अमल में आना चाहिए, ताकि जो है वो जो ट्रेंड फोर्सेज हैं जो और मामलात के लिए हैं, जैसे एलीट फोर्स है, सीसीडी है या दीगर फोर्सेज हैं, तो इस तरह अदालतों में भी मैं समझता हूँ रूटीन की सिक्योरिटी या रूटीन के पुलिस कांस्टेबल या रूटीन का सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेंड फोर्स जो है वो इसका क़याम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदालतों में हर शख्स ने आना होता है, वकला जो है यहाँ पे लिटिगेंट्स हैं, जजेस हैं, अदालतों का अमला है, तो सबकी सिक्योरिटी, क्योंकि अदालतों में अगर इंसिडेंट होता है तो अदालत एक ऐसी जगह है कि जहां पे हमारा आइन प्रोटेक्ट करता है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। जब आप अदालतों में आएंगे आप इनसिक्योर फील करेंगे, आपको इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा, आप इन डेंजर में होंगे, तो फिर लोग कहां जाएंगे। तो लिहाजा अदालतों की सिक्योरिटी पे भी मैं समझता हूं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब देखें, अदालतों में जो है वो इस तरह शूटर का आना, कार्रवाई करना, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है उसने का ये कहना है कि जी अब पंजाब में या लाहौर में कोई शूटर नहीं है, तो अब ये उनके सामने इंसिडेंट आ गया कि लाहौर के दिल में मैं शूटर हूं और उसने कार्रवाई की और वो कार्रवाई करने में कामयाब भी हुआ। तो अब ये पुलिस के लिए भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और तीसरी बात मैं ये बताऊं कि ये जो मसलन पुलिस है उसकी ड्यूटी तो है ये सिक्योरिटी में, लेकिन सेशन जज साहब जो है वो अदालतों के सेशन कोर्ट के प्रेमिसेस के इंचार्ज होते हैं, उनके नीचे जो भी कमेटी जो ये देख रही है, मैं समझता हूं रिस्पांसिबिलिटी इक्वली उनके कंधों में आती है। टेक्नोलॉजी का, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम को किया जाए। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब जब से चीफ जस्टिस बनी है 1.5 साल हो गया है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे इकदाम किए हैं। उनमें जो है वो केसेस के जल्दी फैसले होने, लाहौर हाई कोर्ट में कभी सीटों की तादाद पूरी नहीं हुई, अब 60 सीटें जो है पूरी होने जा रही हैं, और 14-13 जज पहले भी हाई कोर्ट के बड़े लायक फायक चीफ जस्टिस साहब ने लगाए हैं। और अदालतों में फजूल लिटिगेशन का खात्मा, बायोमेट्रिक निज़ाम जो है वो उसके जरिए तस्दीक होकर केसेस की दायरी, अदालतों में जो बरियत की अपील है साल डिसाइड नहीं होती थी, उनको जिस दिन दायर की अगले दिन वो समात के लिए फिक्स हो जाती है, फजूल रिटों का खात्मा, यहाँ तक कि पिछले दिनों अदालतों ने चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा निज़ाम मैकेनिज्म मुतारफ करवाया है कि अदालतों में जजेस जो है उनकी कारकर्दगी एक क्लिक पे होगी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो दिया जा रहा है ताकि पता चले जजेस कितने
केसेस डिसाइड करते हैं, कितने पेंडिंग हैं। इसी तरह जो है वो तफ्तीश से लेके फैसला होने तक चीज़ें एक क्लिक में हैं। पिछले दिनों 2700 करीब टैक्स केसेस का एक दिन में फैसला करना। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहिबा अब सिक्योरिटी के मामले पे भी चीफ जस्टिस साहिबा ने मामले को टेक अप किया है। ऊपर सवाल मेरा ये है कि आपके वकला हजरात कितना तावन करते हैं। जिस तरह मियां इरफान अकरम साहब ने कहा जी कि हमने स्टिकर लगे हुए हैं, हम खुद कोशिश करते हैं कि जो है वो अगर चेक करके जाया जाए अंदर तो ठीक है, तो वकला हजरात तावन करते हैं। देखें, मैं समझता हूं कि वकला जो है वो मासवाए एक्सेप्शनली कोई एक आध केस रिपोर्ट हो वो एक अलग बात है, लेकिन वकला जो है वो खुद जो है वो अपने आप को जो है वो सिक्योरिटी वालों को कहते हैं कि जी चेक करें आप हमारे, ताकि कल को ये होता है कि वकील यूनिफॉर्म में आता है तो उस तरफ उंगली उठाई जाती है कि जी वकील के जरिए शायद मामला हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वकला का पूरा तावन है, क्योंकि जान से ज्यादा हमारा आइन प्रोटेक्ट करता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है। वकला की सिक्योरिटी या साइलिन की सिक्योरिटी या अदालतों में काम करने वाले अमले की सिक्योरिटी इक्वली जो है वो मुकद्दम है। तो मैं समझता हूं कि आप चीफ जस्टिस साहब ने इस पर नोटिस लिया है और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो भी खामियां हैं उनको डायग्नोज किया जाएगा। और हमारे यहाँ होता क्या है, क्योंकि ईद थी, 2-3 दिन जो है अदालतें खुली हैं, इतना रश नहीं है, सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे ये होता है कोई इंसिडेंट हो जाए तो चीज़ें जो है वो कुछ दिन जो है वो चीज़ों के बारे में सेंसिटिविटी रहती है, फिर रूटीन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अदालतों में अगरचे इतना रश नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पे मामूर अफसरान जो है, सिक्योरिटी को देखने वाली जो कमेटियां जो हैं, उनको जो है मैं समझता हूँ रिलैक्स या लेजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों में जो है वो आसान टारगेट बना के जो है वो अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जाती है। इरफान अकरम साहब, आपकी कोई तजवीज़? सर जी, तजवीज़ देखें, बात ये है कि ये नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इसको कर सकें। अभी पिछले दिनों हमने हाईकोर्ट बार का इलेक्शन करवाया है। जी जी। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में कम से कम 20 से 22 हजार बंदा लॉयर्स वो इस हाईकोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर एंटर होता है एक दिन में। उसमें जब सिक्योरिटी वालों के साथ मीटिंग होती है हमारी, तो उसमें ये डिसाइड होता है कि हमने लॉयर्स के कार्ड के बगैर किसी को अंदर एंटर नहीं होने देना। और उसमें फिर हमारा ताउन भी शामिल होता है कि वकला नुमाइंदे भी वहाँ पर खड़े होते हैं। और इस दफ़ा बड़ा अच्छा इंतजाम, बल्कि हर साल जब हमारा इलेक्शन होता है हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट बार का, उसमें बहुत फूल प्रूफ इंतजाम। अगर हजारों की तादाद में एक ही वक्त में जब मजमा इकट्ठा होता है, उनकी सिक्योरिटी ये कर सकते हैं। तो जहां पर इक्का दुक्का लोगों ने, इतनी तादाद नहीं है सेशन कोर्ट में कि हजारों की तादाद में लोग गुजरे हैं, वो वॉक थ्रू गेट्स भी लगे हुए हैं, स्कैनर्स भी लगे हुए हैं, उनके पास मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब इसकी इंक्वायरी होगी तो ये बात सामने आएगी कि क्या इन्होंने किसी की मिली भगत के साथ अंदर असला दाखिल हुआ। ये पॉसिबल नहीं है सर, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद किसी बंदे का असला लेकर अंदर। हमने मोबाइल रखा होता है, मोबाइल जब स्कैनर के थ्रू गुजरता है तो उसमें दौर से पता चल जाता है कि इनके पास मोबाइल है या कोई और मेटल डिटेक्टर किस लिए है। वॉक थ्रू गेट अगर तो सिर्फ दिखाने के लिए तो फिर तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकते। अब बात ये कि स्पेशल फोर्स तो पता नहीं ये बनाए ना बनाए, लेकिन क्या उन ऑफिशियल्स के ऊपर जो इस सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ताकि आइंदा अगर किसी को डिप्यूट किया जाए हाई कोर्ट की या अदालती प्रीमिसेस की सिक्योरिटी के ऊपर, तो वो उसके ऊपर मतलब केयरफुल हो। देखिए, अभी रिसेंटली आपने देखा कि इस्लामाबाद कचहरी का वाकया हुआ, वो इतना बड़ा वाकया था कि उसके बाद हमें अलर्ट कर दिया गया कि आप लोग जब इलेक्शन करवाएंगे तो ऐसा वाकया हो सकता है। आपको पता है कि ये भी थोड़ा सा थ्रेट है कि लाहौर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं कुछ जाके कोई ऐसा वाकया सानिया अल्लाह ना करे जो कि करना चाहते हैं। तो जब इस किस्म के मामला हों तो आपके लिए सबसे इजी टारगेट जो होता है इस तरह के लोगों के लिए वो अदालती प्रीमिसेस ही होते हैं। आप देख लें पिछले 2-3 सालों में जितने भी वाकये हुए हैं वो सब अदालती प्रीमिसेस पे हुए हैं। तो अदालती प्रीमिसेस तो वैसे ही रेड अलर्ट है, और अगर रेड अलर्ट होने के बावजूद वहां एक टारगेट किलर अपना असला अंदर लेके जाने पे कामयाब हो सकता है, तो ये किस तरह गारंटी नहीं दे सकते कि कोई खुद का हमलावर अंदर दाखिल होकर तो ज्यादा नुकसान ना हमारा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां इरफान अकरम साहब, नसीर कंबोज साहब। बहरहाल नाज़रीन, मामला ये है कि अब इस मामले की इंक्वायरी हो, शफाफ इंक्वायरी हो, देखा जाए कि नेगलिजेंस किसकी है, गफलत किसकी है, ताकि फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। ताहम जो है वो सेशन कोर्ट की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने का मामला है, मामला तो यहाँ पर देखे जाएँ, खुदा ना खास तो कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। बहरहाल इसके ऊपर देखते हैं कि कब तक इंक्वायरी होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया, मामले की तहकीकात जारी। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।